हेलो स्टूडेंट, मैं पी स्क्वायर मीन्स पंकज पाल फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और स्टूडेंट, हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। ये आपका थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है। और इस लेक्चर में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब रेखीय आवर्धन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों? रेखीय आवर्धन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है कि किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसे रेखीय आवर्धन कहते हैं बच्चों? किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। linear magnification is a ratio of height of image to the height of ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं बच्चा लोग। किसे? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। मींस इमेज की हाइट को आई से लिखा जाता है, आई मतलब इमेज और ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट, लीनियर मैग्निफिकेशन m हो गया। m से डिनोट किया जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन को। अब दर्पण हेतु रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन, मैंने दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन पढ़ना है तो डेरिवेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर मिरर, यानी मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला डिराइव करना है। किसके लिए बच्चों? लीनियर मैग्निफिकेशन, वो भी मिरर के लिए। तो देखो बच्चों क्या कि हमने ये मान लिया कि एक मिरर है, हम इसको नॉमिनेट कर दें तो एस पी एस डैश एक अवतल दर्पण है बच्चों। एस पी एस डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है, ये इसका फोकस पॉइंट है बेटा। अब क्या बेटा, एक वस्तु को यहां पर रखा है हमने, इस वस्तु से जो लाइट रे चल रही है, प्रकाश किरण चल रही है समांतर, ये परावर्तन के पश्चात बच्चों फोकस से होकर जाती है और जो ध्रुव पर प्रकाश की किरण आती है वो उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है जिस कोण पर यह आपतित होती है। मतलब क्या होता है? SP इज अ कॉनकेव मिरर। SPS क्या है? एक कॉनकेव मिरर है जिसका पोल P है बच्चों और कर्वेचर C है। एन ऑब्जेक्ट AB is placed in front of the mirror whose image A' B' is formed। अब कैसे इमेज फॉर्म होता है? प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है बच्चों। कहां से? फोकस से पास होती है। और जो पोल पर लाइट रे इंसिडेंस होती है वो रिफ्लेक्शन का उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस एंगल पर वह इंसिडेंस होती है। अब इस कंडीशन में इमेज A' B' बन रहा है, ठीक। तो SP एक कॉनकेव मिरर था जिसका पोल P था, कर्वेचर C है, ऑब्जेक्ट AB रखी है, तो इसका इमेज A' ऑब्टेन हो रहा है। अब बात आती है, देखिए इसकी डेरिवेशन। तो ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल ABP इस ट्रायंगल में और A'-B'-P ये नीचे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक है। चलो इन ट्रायंगल में कुछ सिमिलरिटीज की बात की जाए तो सबसे पहली सिमिलरिटीज, ये एंगल APB, ये एंगल बच्चा लोग इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा दोनों एंगल? क्योंकि रिफ्लेक्शन का रूल ये होता है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो I इज इक्वल टू R, मतलब ये एंगल APB इज इक्वल टू A'-P', ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है बेटा। अब इसका बच्चों क्या होगा? देखिए ये एंगल, देखिए बच्चों ये एंगल राइट एंगल है, ये एंगल बच्चों राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B'।
एंगल बी इज एंगल बी डैश, क्यों? ईच ऑफ 90, मतलब प्रत्येक समकोण। तो अब जब दो कोण इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि तीन ही एंगल होते हैं और दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल जो होंगे बेटा, ये जो तो ट्रायंगल लिए गए थे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ट्रिपल ए मतलब एंगल 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 कंडीशन, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बच्चों। कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज, तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर, यानी समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो पहले इस ट्रायंगल में ए बी पी में परपेंडिकुलर साइड लंब भुजा, ए बी पी में लंब भुजा ए बी, तो इस ट्रायंगल में लंब भुजा ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज में आधार भुजा बी पी, आधार भुजा बी पी, तो इस त्रिभुज की आधार भुजा बी डैश पी, इस त्रिभुज की आधार लंब भुजा बेटा ए बी, तो इस त्रिभुज की लंब भुजा ए डैश बी डैश, ठीक बच्चों। इस त्रिभुज की आधार भुजा बी पी, तो इस त्रिभुज की आधार भुजा बी डैश पी, यानी इसकी परपेंडिकुलर साइड ए बी, तो इसकी परपेंडिकुलर साइड ए डैश बी डैश, इसकी बेस साइड बी पी और इस ट्रायंगल की बेस साइड बी डैश पी, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस। अब क्या होगा? यहां पर देखते हैं हम लोग ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए बी बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई यानी ओ, ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ लिखेंगे, और ऊपर की ओर है तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा निर्देशांक की चिन्ह प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब क्या होगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या बच्चों? ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट है बच्चों, किसकी हाइट है? इमेज की हाइट है, और इमेज की हाइट को हमने क्या आई लिया, आई मतलब इमेज, इमेज इन प्रतिबिंब की हाइट है, और प्रतिबिंब की हाइट को माइनस क्यों लिया बच्चों? क्योंकि आपको ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है बच्चों। इसी प्रकार लेफ्ट पॉजिटिव होता है, इधर राइट नेगेटिव होता है, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर माइनस आई ले लिया। बीपी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की दूरी, किसकी दूरी बच्चों? वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर बीपी ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी कितनी? यू लिखी जाएगी, माइनस क्यों? पोल के इस तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। बी डैश पी पोजीशन ऑफ इमेज, वी हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ बी डैश पी, बी डैश पी ये बच्चों बी डैश पी क्या होता है? पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहा है ना यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को वी लिया गया, माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। ये जितनी भी वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रख दी, ये जितनी वैल्यू है वो सब इसमें रख दी। तो ए बी की जगह बच्चों क्या रखा? ओ, ए डैश बी डैश की जगह बच्चों माइनस आई, बीपी की जगह बच्चों माइनस यू, बी डैश पी की जगह माइनस वी, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये माइनस ट्रांसफर करके हमने रेसिप्रोकल कर दिया। फिर सुनिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस ट्रांसफर किया इधर चला गया, और रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? आई अपॉन ओ, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। आई अपॉन ओ किसके बराबर होता है? आई अपॉन ओ किसके बराबर? एम के। आई अपॉन ओ मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको रेखीय आवर्धन कहते हैं बच्चों। तो रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। भाई आई अपॉन ओ की जगह हमने क्या लिखा? m, आई अपॉन ओ की जगह m लिखा, और आई अपॉन ओ इसके भी इक्वल है माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस वी अपॉन यू निकला है बच्चों। तो ये रेखीय आवर्धन निकला है लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये मिरर के लिए बच्चों। अब बात आती है linear magnification in the term of focal length and position of object, यानी फोकल लेंथ f और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये u और f के टर्म में आपको लीनियर मैग्निफिकेशन, किसके टर्म में बच्चों? u और f के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के रूप में रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के रूप में रेखीय आवर्धन। तो आपने पिछले वीडियो में हमारे पढ़ा है
कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हमने डेरिवेशन भी कराई थी। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ से क्या मल्टीप्लाई विद u से मल्टीप्लाई। भाई आपको वस्तु की दूरी मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके टर्म में मिलाना वही आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई विद u, जिसके टर्म में लाना उसी से मल्टीप्लाई। तो u से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो u/f, u/v, u/u, u से u कट गया, 1 आ गया बच्चों। यहाँ पर अगले स्टेप में क्या किया हमने, आपको मालूम है m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u। अगर u/v निकाला जाए, इसके लिए u/v, तो u/v निकाला जाए तो माइनस ट्रांसफर हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। नहीं समझे बच्चों, u/v निकाला जाएगा तो माइनस ट्रांसफर होगा और m की जगह 1/m हो जाएगा। तो u/v की जगह इसमें हम लोग वैल्यू रखें, तो u/v की जगह यहाँ पर क्या लिखा हमने -1/m को इधर ट्रांसफर कर दिया, u/f को इधर ट्रांसफर किया बच्चों, तो क्या आ गया 1 - u/f, f एलसीएम ले लिया जाएगा, तो f एलसीएम लिया जाए f - u/f, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, m ऊपर तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी f/f - u। ये फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में बेटा लीनियर मैग्नीफिकेशन निकल आएगा। तो रेखीय आवर्धन का मान निकाला जाएगा फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के रूप में बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, देखिए इसी टॉपिक में अब इसी टॉपिक में चलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन इन द टर्म ऑफ फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी फोकस दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी के रूप में, रेखीय आवर्धन किसके रूप में, फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v और f के रूप में निकाला। अभी आपने क्या निकाला था बच्चों, u और f के रूप में निकाला था, अब v और f के रूप में निकालेंगे। तो फार्मूला सेम, फोकल लेंथ फार्मूला, फार्मूला 1/f इक्वल बच्चों 1/v प्लस 1/u। अब किसके टर्म में लाना है, f और v के टर्म में, तो अगर f और u के टर्म में लाना था तो u से मल्टीप्लाई किया गया था, हमने कहा जिसके टर्म में लाना है उसी से मल्टीप्लाई। अब v के टर्म में लाना तो v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, मल्टीप्लाई विद v से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, किससे, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा v/f इज इक्वल टू v/v प्लस v/u। यहां से v से v कैंसिल आउट, तो v/f इज इक्वल बच्चों 1 प्लस v/u। अब क्या होगा बच्चों, आपको मालूम है m इज इक्वल टू लीनियर मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू माइनस का v/u, m इज इक्वल टू माइनस v/u। सो यहां पर ले सकते हैं v/u की वैल्यू निकाली जाए, v/u की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों, -m आ जाएगा। अरे m इज इक्वल टू माइनस v/u, तो यहां से v/u की वैल्यू केवल निकाली जाए, किसकी वैल्यू, v/u की वैल्यू निकाली जाए तो ये माइनस का m हो जाएगा, यहां पर वैल्यू रख दो। सो v/f इज इक्वल टू 1 प्लस v/u की जगह बच्चों, v/u की जगह -m, तो यहां पर आ जाएगा v/f इज इक्वल टू बच्चों 1 - m, m इज इक्वल टू m को इधर कर दो, ये ट्रांसफर 1 - v/f, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, f एलसीएम ले लिया जाएगा तो f - v,
तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन निकल आएगा इन द टर्म ऑफ फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के रूप में रेखीय आवर्धन निकल आएगा। क्लियर बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखिए यहां पर हम एक सेपरेशन मीडियम शो कर रहे हैं। ये एक मीडियम 1 है, यहां पर मीडियम 2 है, हमने इसको शो कर दिया डेंस मीडियम। मीडियम दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक रेयर मीडियम और एक डेंस मीडियम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम को शो करने के लिए ऐसे आपको शो कर दिया जाता है। तो एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, तो उसको स्ट्रेट जाना चाहिए बच्चों। एक लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, प्रकाश की तरफ पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है, इसको बच्चों सीधे जाना चाहिए। लेकिन होता क्या बच्चों एक्चुअली में कि जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो सीधे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है मतलब वे से डेविएट हो जाती है, ये अपने वे से डेविएट हो जाती है। अब किधर जाएगी वो कंडीशन आगे बताई जाएंगे बच्चों, ठीक। तो अभी तो सिर्फ बता रहे कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने वे से डेविएट हो जाती है, अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अपवर्तन। When a light ray travels from one medium to another medium, when a light ray travels from one medium to another medium, then it deviated from its path. And this process of light is known as refraction of light. प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से वैसे सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे न जाकर अपने मार्ग से मुड़ जाती है। प्रकाश की इस प्रकार घटना को बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो आने वाली किरण उस किरण को हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे, आपतित किरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आपतित। जो आने वाली किरण उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण कहते हैं। और जो अपने मार्ग से मुड़ जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अपवर्तित। जो आने वाली किरण उसको आपतित किरण कहते हैं, जो अपने मार्ग से मुड़ जाती है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं बच्चों। जिस पॉइंट से मुड़ती है या जिस पॉइंट पर आती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन बिंदु भी कह सकते हैं। आपतन बिंदु या अपवर्तन बिंदु। और आपतित किरण तथा अभिलंब क्या होता है? इस आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं बच्चों। फिर सुन लीजिए क्या बताएगा। जो आने वाली किरण बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो आने वाली किरण उसको हम आपतित किरण कहते हैं। अपने मार्ग से मुड़ जाती है उसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इसको आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। जो मुड़ जाती है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं बच्चों। जिस पॉइंट से पर आती है उस पॉइंट को आपतन बिंदु या अपवर्तन बिंदु कहते हैं बच्चों। ठीक। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज नॉर्मल एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच बच्चों जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, भाई ये नॉर्मल ना बच्चों, तो नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद आते हैं दो कंडीशन
कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन, कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की स्थितियां बच्चों, अपवर्तन की स्थितियां। तो अपवर्तन की दो कंडीशंस हैं, कितनी बच्चों, दो कंडीशंस है अपवर्तन की। कितनी कंडीशंस है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन है कि लाइट रे, लाइट रे एक बार रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाए, एक बार लाइट रे डेंस मीडियम से, ये रेयर है ये डेंस है, एक बार डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, एक बार लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस में मीडियम में जाने का अटेम्प्ट कर रही है, एक बार डेंस मीडियम से बच्चों रेयर मीडियम में जाने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर कंडीशन की, तो कंडीशन सुनिएगा जरा ध्यान से कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाने का अटेम्प्ट करती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, इसको कहते हैं रेयर, इसको डेंस, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने का प्रयास करती है, यहाँ पर सघन से विरल। तो क्या होता है बच्चों, ये देखिए जब प्रकाश कण विरल से सघन में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब के समीप आ जाती है, किधर आ जाती है, नॉर्मल अभिलंब के पास आ जाती है। और जब सघन से विरल में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित, सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे नहीं जाकर अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है बच्चों, विरल से सघन में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब यानी नॉर्मल के पास आ जाती है। किसके पास आ जाती है, नॉर्मल के पास आ जाती है। देखिए रेयर से डेंस में जाएगी, रेयर से डेंस में जाएगी तो अपने वे से डेविएट होकर नॉर्मल के पास आ जाएगी, और जब डेंस से रेयर में जाएगी तो इसका उल्टा होगा, अपने वे से डेविएट होकर नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसको याद रखने का तरीका, उसका रीजन सुनिएगा कि जब डेंस मीडियम में आएगी तो लाइट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट क्या बच्चों, एक प्रकार की एनर्जी है। और जब डेंस मीडियम में लाइट रे आएगी तो डेंस मीडियम में मीडियम के पार्टिकल्स द्वारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। समझिएगा ध्यान से बच्चों, जब डेंस मीडियम में लाइट रे आएगी तो डेंस मीडियम के पार्टिकल्स द्वारा एनर्जी को क्या किया जाए बच्चों, एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी लाइट की। पहले लाइट की एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पार्टिकल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया बच्चों, तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो गई तो क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी कि ज्यादा होगी, पार्टिकल्स की तो एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन जो लाइट है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो आपने एक फार्मूला पढ़ा k = हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो k प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। एनर्जी कम तो वेलोसिटी भी कम, एनर्जी कम तो वेलोसिटी कम, कम वेलोसिटी मतलब डाउनवर्ड, डाउन आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और ऊपर की ओर जाएगी। तो कुल मिला के आपको दो कंडीशंस याद रखनी है कि अगर लाइट रे रेयर से डेंस में जाए तो नॉर्मल की ओर, डेंस से रेयर में जाए तो नॉर्मल से दूर जाती है। ये दो कंडीशंस है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं, देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉ की बात करते हैं हम लोग, तो रिफ्रैक्शन के लॉ की सुनिएगा जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहला इसका रूल है, जो रिफ्रैक्शन का सबसे पहला रूल है कि जो इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए। एक ही प्लेन का मतलब ये कि जैसे लाइट रे इस पर आए तो ऐसा ना हो कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाकर और यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया जाए। जिस पॉइंट पर आएगी उसी पॉइंट से बच्चों क्या हो, जिस पॉइंट पर आएगी उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी और इसी पर नॉर्मल ड्रा किया जाएगा। तीनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए। तो कौन कौन से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर अर्थात एक ही बिंदु पर होने चाहिए बच्चों। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ये अपवर्तन का यानी रिफ्रैक्शन का फर्स्ट रूल है। किसका, अपवर्तन का फर्स्ट रूल है। क्या फर्स्ट रूल है,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। क्लियर। इसके बाद दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, दूसरा रूल समझिएगा। पहला रूल समझ में कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए। एक ही प्लेन पर मतलब एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। अब सेकंड रूल की बात करते हैं। तो सेकंड रूल क्या है? जो आपतन कोण बच्चों, तो आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या रहता है बच्चों? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात सदैव नियत रहता है। सेकंड रूल क्या स्टेट करता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज बी अ कांस्टेंट वैल्यू। यानी इंसिडेंस एंगल की साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू का रेशियो हमेशा क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। मींस साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट को एन। एन बच्चों एक कांस्टेंट है। एन क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। इसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पर n एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 1n2। 1n2 मतलब फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, प्रकाश की किरण जो है वो पहले माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जा रही है। अगर जैसे 1n2 को हम लोग लिख दें, 1n2 को लिख दे ANG, इसका मतलब कि प्रकाश की किरण एयर से होकर ग्लास में जा रही है। किससे? वायु से होकर ग्लास में जा रही है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2, ये फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको और बता देना चाहते हैं, सेकंड रूल इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। सेकंड रूल को ही हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के दो रूल बताए गए बच्चों। पहला रूल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बच्चों तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। दूसरा रूल ये बताया गया कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑलवेज बी कांस्टेंट। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। और इस नियतांक को, इस कांस्टेंट को हम बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक। इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक n कहते हैं। n को 1n2 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1n2। इसकी मीनिंग होती है कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। किस में जा रही है बच्चों? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। और इसका मतलब होता है कि इसको पढ़ा क्या जाता है बेटा 1n2 को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम। यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।
तो ये बेटा आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश हुआ। अगले टर्म में अगले चैप्टर के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। जाने के पहले फिर मैं कह देना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृपया हमारे फिजिक्स बाय पंकज पाल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे आपको समय पर हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब माय फिजिक्स बाय पंकज पाल चैनल। थैंक यू।